जिसको नुकसान होता है उसको हो सकता है, बाकी ऐसे तो ठंडी में भी आइसक्रीम खा ही सकते हैं। एक कपड़ा लेते हैं तो उसको 4 मरतबा देखते हैं, तो आप इलाज कराने के लिए भी 4 मरतबा उसको देखिए कि हाँ डॉक्टर कैसे हैं, अस्पताल कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसमें मैनेजमेंट कैसा है। बेसिकली सारा डिपार्टमेंट है ऑलमोस्ट यहाँ पे। लेकिन आयुष्मान वगैरह में मतलब 6 मेजर ब्रांचेज है यहाँ, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, गायनी, पेडिया, और सबसे ज़्यादा ब्रेन हैमरेज, ब्रेन में स्ट्रोक होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। तो इतना डाटा नहीं था हमारे पास, ना गवर्नमेंट के पास ना हमारे पास, तो हम ना मीडिया के पास, तो हम लोगों को बता नहीं पाते थे। कोविड के बाद बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेडिकल साइंस में पूरे इंडिया में, और बिहार में पटना के अलावा कहीं आईसीयू की सुविधा नहीं थी, तो हमने पटना में आईसीयू खोलने का प्लान किया, और उसके बाद बाय द गॉड ऑफ ग्रेस हम लोग बहुत सक्सेसफुली। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने सजग रहते हैं? ठंड के इस मौसम में कई सारी मौसम जनित बीमारियों से परेशान रहते हैं, तो आज आपके लिए स्टूडियो में हमने बुलाया है बिहार के चर्चित युवा चिकित्सक डॉक्टर अशफाक अहमद साहब को, जो रेनबो हॉस्पिटल एसपी वर्मा रोड पटना के संस्थापक हैं, और बिहार के युवा चिकित्सकों में इनका बड़ा नाम है। कई सारे सवाल होंगे जो आपके भी सवाल होंगे। सबसे पहले स्वागत। थैंक यू सो मच, आप हमको अपने स्टूडियो में बुलाएं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठंड का मौसम है और बिहार में अभी ठंड चरम पर है। एक चिकित्सक होने के नाते आपको क्या लगता है, ठंड में कौन कौन सी प्रमुख बीमारियां हैं जिससे लोगों को बचाव करना चाहिए? हाँ, बात तो सही है, बिहार में भी ठंड बहुत ज़्यादा है। अभी तो टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे चल रहा है। इस मौसम में सबसे ज़्यादा ब्रेन हैमरेज, ब्रेन में स्ट्रोक होने का संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ जो पेशेंट ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, जिसको बीपी की शिकायत है, जो लोग जो निरंतर दवाई नहीं खाते हैं या फिर उस दवाई के बावजूद भी उनकी बीपी बढ़ी हुई रहती है, तो उसको टाइम टू टाइम जांच कराने की ज़रूरत है, और उनको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। अगर उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल चल रहा है तो ठीक है, अन्यथा उनको दवाई बदलने की ज़रूरत है। और ठंड में जो पेशेंट जिनको हार्ट की बीमारी है, जो दवाई जिनकी चल रही है, उसको, या फिर किसी को पहले से स्ट्रोक हो रखा है। स्ट्रोक 2 तरह के होते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक और एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, एक तो आपको ये जिस खून की नली का ब्लॉकेज हो जाता है, उसको हम लोग इन्फार्क्ट बोलते हैं। यूजुअली ब्रेन में इन्फार्क्ट होने का, और एक इस्चीमिक स्ट्रोक बोलते हैं, तो एक हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो इस्चीमिक स्ट्रोक हो तो पेशेंट बहुत लंबे समय तक यूजुअली जीवन भर दवाई पे रहते हैं, तो उनको हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क में रहना है कि इस बार दोबारा से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ जाए। वही इस्चीमिक स्ट्रोक हेमरेजिक स्ट्रोक में भी कभी कभी बदल जाता है। खास तौर से ठंडी के मौसम में इस बात का ख्याल रखना है। तो और दूसरी बात यह कि जिसको हार्ट की बीमारियां हैं, जो दवाई पे चल रहे हैं, उनको भी हमेशा अपने डॉक्टर से संपर्क में रहना है। डॉक्टर साहब, चूंकि आप इसी चीज़ के मेडिसिन के जानकार हैं, तो आपसे एक सवाल लेते हैं। आम जो लोग हैं जो आपके साक्षात्कार को देख रहे हैं, अभी युवाओं में, कम उम्र के बच्चों में हार्ट अटैक के मामले क्यों एकाएक बढ़ गए? नहीं, हार्ट अटैक तो पहले भी थे और इधर भी बढ़े हैं, इधर पहले से ज़्यादा बढ़े हैं। पहले से ज़्यादा इसलिए लोगों को लग रहा है कि अब लोग डॉक्टर के पास जाने लगे हैं। पहले होता भी रहा होगा हार्ट अटैक, तो डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, तो इतना डाटा नहीं था हमारे पास, ना गवर्नमेंट के पास ना हमारे पास, तो हम ना मीडिया के पास, तो हम लोगों को बता नहीं पाते थे। ऐसा नहीं है, पहले भी हार्ट अटैक होते थे और आज भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि बिहार के लोग जो हैं, जहाँ पर शिक्षा है, गरीबी है, लोग क्या करते हैं कि कोई बीमारी हो तो डॉक्टर के पास, एमबीबीएस डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, सीधे जाते हैं दवा की दुकान में और दवा खरीद लेते हैं। वो कितना खतरनाक है। दवा की दुकान में जाते हैं तो कभी कभी तो थोड़ी मोटी जानकारी दवा दुकान वाले लोग को रहता है, तो कभी कभी उसको फ़ायदा हो जाता है। लेकिन यूजुअली हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर किसी भी तरह की समस्या हो तो डॉक्टर के पास जाएं, रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें। उससे आपको आने वाले समय में उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट वगैरह को देखते हुए डॉक्टर उस दवाई देंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि हम एक अच्छे डॉक्टर के पास ही जाएँ। अच्छा, आप चिकित्सक हैं, आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की है और बिहार में आपका बड़ा नाम है, तो एक सवाल आपसे लेते हैं कि कोविड काल के बाद से कई सारी नई बीमारियां हैं जिसके बारे में रिसर्च हो रहा है। आपको लगता है कि उसकी जानकारी अभी मेडिकल साइंस को कम है और उसके लोग शिकार ज़्यादा हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। कोविड के बाद तो कोविड के बाद बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है मेडिकल साइंस में पूरे इंडिया में। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और ख़ास तौर से इंडिया में, बिहार में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। लोग बहुत अवेयर हुए हैं बीमारी को लेकर के, तो लोग जाने लगे हैं डॉक्टर्स के पास, अस्पताल में जाने लगे हैं, तो लोगों को बीमारियों के बारे में जानकारी मिली है और मीडिया को भी पता चला है, आम जनता को भी समझ में आया कि नहीं बीमारी होती है। तो यही बात है।
आमतौर पर आपको लगता होगा कि जो निजी हॉस्पिटल होते हैं उनका रवैया मरीजों के साथ ठीक नहीं होता, पर डॉक्टर अशफाक अहमद साहब जिनका रेनबो हॉस्पिटल पटना के एसपी वर्मा रोड में है, ये गरीब मरीजों के लिए, जरूरतमंदों के लिए आगे बढ़कर आते हैं और समय समय पर मेडिकल कैंप का भी आयोजन करते हैं। एक चिकित्सक होने के नाते कितना बड़ा सामाजिक दायित्व का निर्वहन आप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बेसिकली हम लोग तो हमेशा समय समय पे छोटे छोटे मोहल्लों में कोई बाज़ार में हम लोग हमेशा हॉस्पिटल की तरफ से फ्री कैंप का सुविधा करते हैं। वो दर्शकों के लिए, आम समाज के लोगों के लिए, हम लोग गरीबों के लिए कैंप का व्यवस्था करते हैं, जहां हम लोग फ्री में दवाई देते हैं और फ्री में उसका हेल्थ चेकअप करते हैं। ये करते रहते हैं हम लोग टाइम टू टाइम। दूसरी बात ये है कि अस्पताल हमारा CGHS हॉस्पिटल है, वहाँ पर आयुष्मान है, ESIC है, सारा गवर्नमेंट का जो स्कीम्स चल रहा है सारा रेनबो हॉस्पिटल में इम्पैनल्ड है। तो वहाँ आयुष्मान होने की वजह से लगभग फ्री ही ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पे। जी। अच्छा, एक और आपके बारे में बातें हैं जो सुनने में मिली कि आपको बाहर बड़ा ऑफर मिला, फिर बिहार को ही, पटना को ही आपने कर्म क्षेत्र क्यों बना लिया? बेसिकली मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ। मैं पटना आया था तो मुझे लगा कि पटना, जब मैं आया तो उस समय पटना में इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे और हमने मतलब 2013 में ही पटना में अस्पताल स्टार्ट किया था। तो अच्छा समय हो गया यहाँ। उस समय तो यहाँ बड़े बड़े जो आज के डेट में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स पटना में लॉन्च हुए, उस समय ये नहीं थे और बिहार में पटना के अलावा कहीं ICU की सुविधा नहीं थी। तो हमने पटना में ICU खोलने का प्लान किया और उसके बाद बाय द गॉड ऑफ ग्रेस हम लोग बहुत सक्सेसफुली हॉस्पिटल चलाते रहे। अच्छा, जो रेनबो हॉस्पिटल है खूब चर्चा में रहता है, आप गरीबों की सेवा करते हैं, जरूरतमंदों की सेवा करते हैं। आपके यहाँ क्या क्या खास सुविधाएं हैं चिकित्सा? बेसिकली हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ ICU है, मतलब यहाँ पे हर तरह की सुविधा है। बेसिकली सारा डिपार्टमेंट है ऑलमोस्ट यहाँ पे। लेकिन आयुष्मान वगैरह में मतलब 6 मेजर ब्रांचेज है यहाँ, मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थो, गायनी, पेडिया और प्लास्टिक सर्जरी। पॉलीट्रॉमा एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें एक्सीडेंट वगैरह आते हैं, ये भी ब्रांच हमारे पास है। जी। तो आपका जो रेनबो हॉस्पिटल है 2013 में आपने शुरू किया, लोगों की मदद करते हैं, खुद चिकित्सक हैं, 24 घंटे वहाँ उपलब्ध रहते हैं। आपको लगता है कि बिहार में चिकित्सकों की कमी है, चिकित्सीय सुविधा की कमी है या लोगों में जागरूकता की कमी? नहीं, ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल किया। बिहार में बेसिकली बहुत तेज़ी में मेडिकल कॉलेज खुले हैं और इधर तो डॉक्टर्स की संख्या बहुत तेज़ी में बढ़ रही है और हम आशा करते हैं कि जिस तरह से सरकार डॉक्टर्स की संख्या को बढ़ा रही है, मेडिकल कॉलेज बढ़ा रही है, उस हिसाब से PHC, CHC सबका एक्सपेंशन हुआ है और प्राइवेट सेक्टर्स भी बहुत तेज़ी में बिहार में लॉन्च हुए हैं और इसको देखते हुए बिहार में बहुत डेवलपमेंट हुआ है इस क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में। तो हम तो बिल्कुल बार बार कह रहे हैं आपको ये बात कि मेडिकल फील्ड में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक तरह से। आपको लगता है कि बिहार में अभी भी संभावनाएं हैं कुछ बेहतर करने की? हाँ बिल्कुल, बिहार में अभी भी संभावनाएं हैं। अभी हम लोग बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट, मतलब प्रॉपर तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट, ये सारा चीज़ मतलब बिहार में डेवलप होना चाहिए और डेवलप होना चाहिए। गवर्नमेंट भी इसकी तरफ से ध्यान दे रही है और प्राइवेट सेक्टर्स भी इस पे आ रहे हैं आगे। बिहार के मरीज हैं, बिहार के 38 जिले हैं, तमाम जिलों के लोग जब थक हार जाते हैं तो पटना की तरफ रुख करते हैं। अब देखिए, सीधा सीधे आप, चूंकि आप चिकित्सक हैं तो आपको बेहतर पता होगा, पटना में कई सारे, अब नाम लेना नहीं चाहेंगे, ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर न सुविधा है न कुछ है और लोगों के साथ ठगी होती है। ऐसे में आपको क्या लगता है, लोगों में जागरूकता कैसे पैदा किया जाए कि बेहतर जगहों पे जाएं जहां बेहतर इलाज हो? जागरूकता को फैलाने के लिए तो सबसे बड़ा रोल अब समाज में आप ही का है, मीडिया का ही सबसे बड़ा रोल है। और आजकल जो मतलब YouTube आया है, ये तो बहुत ज़बरदस्त क्रांति लाया है मीडिया के क्षेत्र में। तो सभी के हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, सब लोग मतलब मीडिया से एक यूजुअली सारे लोग लगभग कनेक्टेड ही है मीडिया से, तो लोग को जानकारी आप लोग देंगे। दूसरी बात ये है कि हम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि जैसे आप एक कपड़ा लेते हैं तो उसको 4 मरतबा देखते हैं, तो आप इलाज कराने के लिए भी 4 मरतबा उसको देखिए कि हाँ डॉक्टर कैसे हैं, अस्पताल कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसमें मैनेजमेंट कैसा है, ये डेफिनेटली देखिए, उसके बाद तब इलाज कीजिए, कराइए। आजकल ये भी देखने में आता है कि एक नया यूनिवर्सिटी खुल गया है, YouTube यूनिवर्सिटी। लोग उसी से पता कर लेते हैं क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या इलाज करवाना है, क्या दवा खाना है। आप चिकित्सक हैं, आपने पढ़ाई की है, आपने रिसर्च किया है, आपको क्या लगता है कितना खतरनाक है लोगों का इस तरफ रुख करना? ये तो कम्प्लीटली मतलब हम भी देखा है इसको, ऐसे बहुत सारे रील्स देखे हैं कि मतलब वो तो चाय के बारे में 5 अच्छाई, चाय के बारे में 5 बुराई, चावल के बारे में 5 अच्छाई, चावल के बारे में 5 बुराई, तो ये चल रही है।
ये, लेकिन इसको नहीं देखना है। आप एक एक्सपर्ट से मिलिए, उसके लिए खाने पीने के लिए भी आज के डेट में एक डॉक्टर्स होता है जिसको डाइटिशियन बोलते हैं, आप उससे संपर्क कीजिए, या फिर कोई अच्छे से किसी अच्छे चीज़ों से समझिए, जैसे गूगल से या किसी अच्छे बुक से उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और अपने डाइटिशियन से संपर्क करिए। बेस्ट तो यही, एक डाइटिशियन से पूछिए क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना। और हम दर्शकों से ये बताना चाहेंगे कि ठंड के मौसम में कोशिश करें कि हम ठंडी चीज़ ना खाएं, उससे ठंडी व एलर्जी वाला जो चीज़ें होती है जैसे आइसक्रीम वगैरह, इससे थोड़ा आपको नुकसान हो सकता है। जिसको नुकसान होता है उसको हो सकता है, बाकी ऐसे तो ठंडी में भी आइसक्रीम खा ही सकते हैं। आखिरी और सबसे अहम सवाल, स्वस्थ रहने के लिए अपनी दिनचर्या को, खान पान को कितना नियंत्रित और व्यवस्थित रखना जरूरी है? बेसिकली हर आदमी को खान पीन तो बैलेंस डाइट तो एकदम डेफिनेटली ध्यान देना ही देना चाहिए। बैलेंस डाइट खाएं, साथ ही एक्सरसाइज करें प्रॉपर, कोशिश करें कि अपने लिए 24 घंटे में 1 घंटा कम से कम निकालें, एक्सरसाइज करें, और समय पे सोने की कोशिश करें, समय पे जगने की कोशिश करें, और बैलेंस डाइट खाएं। और फिर भी अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करें और उसको बताएं और उनसे इलाज कराएं। आप भी अपने स्वास्थ्य के प्रति कितने सचेत हैं ये आपको खुद पता होगा। पटना में डॉक्टर अशफाक अहमद जैसे युवा चिकित्सक बिहार में ही रहकर बिहारियों की सेवा करने के लिए कई बेहतर संस्थानों को लेकर आए हैं, जिसमें रेनबो हॉस्पिटल एसपी वर्मा रोड का बड़ा नाम है। ऐसे में डॉक्टर अशफाक अहमद से अगर आपको भी कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगले साक्षात्कार में आपके सवालों का जवाब हम वीडियो में लेकर आएंगे। बाकी डॉक्टर साहब से हुई बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।